नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय घटनाक्रम 2024 पे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फ्री स्टडी 94। ठीक है, आपको वहां पे ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आप आराम से उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार के प्रमुख वैज्ञानिक प्रगति। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटना में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा शुरू की गई है। इसकी क्षमता जो है दोस्तों ये है आपका 12 से 14 टन की। ठीक है, इसमें भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री की जो है सुविधा शुरू कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई द्वारा कैंसर रोगियों के लिए 100 बेड का पैलिएटिव केयर यूनिट खोला जाएगा। कहां पे? तो मुजफ्फरपुर में, याद रखना है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 2027 तक बिहार फलेरिया से मुक्त राज्य बन जाएगा और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। कौन सा कार्यक्रम? तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। किस चीज के लिए? बिहार को फलेरिया से मुक्त राज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है, टारगेट ईयर भी आपको याद रखना है। लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2027 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है एकीकृत रोग निगरानी में बिहार के 2 जिला जो है टॉप 10 में है, शामिल हुआ है जनवरी से अगस्त 2024 के बीच में। पहला जो जिला है कहा जाता है जहानाबाद का, जो कि देश में 4थे स्थान पर है, और दूसरा जो है वो है कैमूर, जो कि देश में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या फिर हम सीडेक बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है सीडेक, पटना द्वारा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सीडेक पटना द्वारा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया उसका नाम क्या है? तो परम बुद्ध, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में यानी IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बाईप्लेन कैथ लैब की सुविधा शुरू की जाएगी। ठीक है, कहां पे? तो याद रखना, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग भी आप कर सकते हो इसे। ठीक है, IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बाईप्लेन कैथ लैब की सुविधा शुरू की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है IGIMS में रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबौर धान की नई किस्म सबौर विजय विकसित किया गया है। याद रखना है, किसके द्वारा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर धान की नई किस्म सबौर विजय विकसित किया है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय याद रखना है। ठीक है, और धान का जो नई किस्म है जिसे डेवलप किया गया है उसे भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। IGIMS पटना में आंत के रोगियों के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला जाएगा। ठीक है, कहां पे? IGIMS पटना में आंत के रोगियों के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मछलियों के DNA की जांच के लिए बिहार की प्रथम PCR मशीन लगाया जाएगा। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में, ध्यान रखना है, इस विश्वविद्यालय का नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मछलियों के DNA की जांच के लिए बिहार की प्रथम PCR मशीन लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर ने दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT। बात करें IIIT कहां? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर के द्वारा क्या डेवलप किया गया दोस्तों? याद रखना है, दुनिया का सबसे छोटा क्या? सेमीकंडक्टर चिप। तो देखिए इस प्रकार के जो है ना आपसे जो क्वेश्चन जो है ये शायद बन सकता है, तो इसको आप मैं लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में जो है ना बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाया जाएगा। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में जो है मेडिकल की डिग्री जो है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आगे बात करते हैं। और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। ठीक है, प्रथम जो है इस प्रकार का, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, जो कि हिंदी में जो है मेडिकल की तैयारी करवाता है। ठीक है, और उसके बाद बिहार जो है
दूसरा राज्य बन जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समस्तीपुर के सराय रंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो आपको कहां पे, नीतीश कुमार द्वारा समस्तीपुर के सराय रंजन में, ठीक है, किस मेडिकल कॉलेज का, तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज व आईआईटी पटना के मध्य अकादमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच सिम्बायोटिक संबंधों को बेहतर करने हेतु किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टूलूज व आईआईटी पटना के मध्य, ठीक है, अकादमिक सहयोग के लिए, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और इन दोनों के बीच में, संस्थानों के बीच में क्या होगा, सिम्बायोटिक संबंधों को क्या किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं, कहा जाता है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहां पे, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कहां पे, दरभंगा में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई है। आगे बात करें दोस्तों, कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा वायु प्रदूषणों के स्रोतों की पहचान करने के लिए गया वह मुजफ्फरपुर में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कहा जाता है यह अध्ययन जो है, यह जो स्टडी है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है, कि यह जो अध्ययन है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ किसके द्वारा जो है किया जाएगा, तो आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली के द्वारा। कहा जाता है पटना में पर्यावरण और सतत विकास संस्थान बीएचयू पहले से यह अध्ययन कर रहा है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर जिन्नेमा सिल्वेस्ट्रे गुड़मार औषधीय पौधा मिला है और यह मधुमेह रोगी के लिए जड़ी बूटी है। ठीक है, और मधुमेह रोधी जड़ी बूटी है और सीएसआईआर मधुमेह रोधी दवा बीजीआर 34, ठीक है, 34 विकसित करने में इसका उपयोग किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां पे ये खोजा गया है, तो गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ पर जो है इसको खोजा गया है। ठीक है, औषधीय पौधा है ये, ठीक है, जो कि मधुमेह रोधी जड़ी बूटी है ये। और सीएसआईआर ने क्या किया है कि बीजीआर 34 नामक जो है मधुमेह रोधी जो है दवा को डेवलप किया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एनआईटी पटना ने, देखिए एनआईटी पटना ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस बनाया है। इससे ठंड के दिनों में धुंध छा जाने पर भी आपके सफर को सुरक्षित बना देगा यह। और यह डिवाइस 1 किलोमीटर दूर से ही वाहनों और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी आपको दे देगा। तो याद रखना है होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो एनआईटी पटना के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है, इस डिवाइस का नाम याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों, यह है बिहार के प्रमुख भौगोलिक एवं पर्यावरणीय समसामयिकी। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो न्यूज यहाँ पे कहा जा रहा है यह है आपका पटना घोषणा। ठीक है, पटना घोषणा की अगर हम बात करें तो यह जो है बिहार सरकार की क्या है, एक इनिशिएटिव है, पहल है, और इसे वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भारत के सहयोग से तैयार किया गया है। और इसका हम उद्देश्य की बात करें तो कहा जाता है पक्षी संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो पटना घोषणा के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। और ये जो सर्वे हुआ है ये कहा जा रहा है कि 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि में जो है ये गणना किया गया है। कहा जाता है बिहार के कुल जल पक्षियों की प्रजाति 237 है और इसमें 19 जो है संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। कहा जाता है संकटग्रस्त प्रजातियों में कॉमन पोचार्ड, ग्रेटर एडजुटेंट, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर ये शामिल है। ठीक है, कहा जाता है पक्षियों की जो कुल संख्या है ये 80,246 है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अवसर पर बिहार के 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित किया गया है। ऑलरेडी हमने पहले भी कई बार चर्चा इसका कर लिया है। ठीक है, कि नागी जो है
जमुई में, और नकटी जो है ये दोनों जमुई में ही है। ये दोनों प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा राज्य के 3 अन्य आर्द्रभूमि हैं जिसको रामसर साइट में शामिल करने के लिए जो है दावा किया गया है, जिसमें देवखल चौर समस्तीपुर, बाघरविल कटिहार और हल्दिया चौर सहारनपुर में है, जिसे जो है क्या किया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा इसे रामसर साइट बनाने के लिए जो है प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, इसी पे कहा जाता है कि इससे पूर्व कांवरताल बेगूसराय रामसर साइट घोषित किया गया था, और बिहार में कुल रामसर साइट अगर है तो वो है कितना 3, और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो कुल जो है 85 है, 85 हो गई है, ठीक है। कहा जाता है कि कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी, देखिए कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी अलवण जल की गोखुर झील है। तो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में राज्य का पहला भौगोलिक संकेतक जीआई सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। तो यह स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में राज्य का पहला, देखिए राज्य का पहला भौगोलिक संकेतक जीआई सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। कहा जाता है फल्गु नदी के बाद अब सोन नदी में भी रबर डैम बनेगा, ठीक है। तो फल्गु नदी कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए गया जिला में है, ठीक है। और सोन नदी जो है, सोन नदी अब ये बताइए किस जिले से होकर के गुजरती है और पटना में आकर के, ठीक है, गंगा नदी में कहां पर जाकर के मिलती है, ठीक है। गंगा में कहां पर जाकर के सोन नदी जो है मिलती है, उस जिला का नाम आपको बताना है जहां पे ये गंगा नदी में मिलता है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज कहा जा रहा है यहाँ पे कि पीएमसीएच में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बना है, ठीक है। कहां पे, पीएमसीएच पटना में बिहार का पहला जो है ग्रीन ग्रिड बनकर के तैयार हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। यहाँ वायु तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा की गति वह दिशा पर प्रत्येक 15 मिनट पर आंकड़ा जो है बताया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किस विश्वविद्यालय में, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पटना के सहयोग से, ठीक है, स्वचालित ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन की स्थापना किया गया है, जो क्या करेगा प्रत्येक 15 मिनट में रिफ्रेश होकर के आपको आंकड़ा जो है क्या करेगा, बिल्कुल आपको अपडेट कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप वायु का तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा की गति और दिशा जो है क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र की पहचान बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में की गई है। तो ये जगह को आपको याद रखना है नाम, ठीक है। जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र की पहचान जो है बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में की गई है। और CREA के अनुसार बेगूसराय भारत के दूसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। प्रथम स्थान पे अगर हम बात करें तो ये मेघालय का बर्नीहाट है, ठीक है। कहा जाता है कि शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के 18 शहर शामिल हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है वर्ष 2070 तक कार्बन के नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। तो ये आपको टारगेट ईयर याद रखना है। 2070 तक जो है कार्बन के नेट जीरो उत्सर्जन का जो है लक्ष्य है वो निर्धारित किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये फैक्ट। कहा जा रहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय जो है देश में सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पे छपरा और तीसरे स्थान पे पटना है, ठीक है। कहा जाता है कि देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 9 बिहार के हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो है बेगूसराय देश में सबसे प्रदूषित शहर है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे छपरा है, तीसरे स्थान पे पटना है। नेक्स्ट है बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडों के संरक्षण हेतु राइनो टास्क फोर्स गठित की गई है। कहां पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद रखना है। अच्छा ये बताइए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो किस जिला में है, वो जिला का नाम आपको बताना है, ठीक है। किस जिला में है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी यानी लू और शीतलहर जैसी अनेक आपदाओं से पूर्व चेतावनी देने के लिए नीतीश पैडेंट तैयार किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। कहा जाता है अगर नीतीश की बात करें तो नव इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना जो है बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। ठीक है, कि बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 टाइम्स जो है क्या किया जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार में वेटलैंड्स की देखरेख हेतु आर्द्र भूमि मित्र का चयन किया जाएगा और बिहार में 45 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि समस्तीपुर में सर्वाधिक जो है 11 वेटलैंड्स हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार में बाघों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2008 में जो है 8 बाघ थी और यह बढ़ कर कितना हो गया है, 54 हो गया है और बिहार को जल्द ही दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में कैमूर वन्य प्राणी आश्रयानी मिलने जा रहा है, जो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य बन जाएगा और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1410 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान में भी 7 बाघ हैं। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है नेक्स्ट कि अररिया के रानीगंज प्रखंड में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाने की पुष्टि की गई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अररिया के रानीगंज प्रखंड में जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाने की पुष्टि की गई है। पहला जो चिड़ियाघर है ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पटना में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला कहाँ है? तो आपको पटना में याद रखना है इस बात का। नेक्स्ट का जरा नवादा में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। नवादा में फुलवरिया जलाशय पर, ठीक है, 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा। यह प्लांट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही हमारे हरित भविष्य की नींव भी रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसे सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जो क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक है, ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को जो है किस कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा? सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान में बांस निर्मित इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे? तो संजय गांधी जैविक उद्यान में बांस से निर्मित इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। ठीक है, तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो है एक प्रश्न पहले भी कमीशन ने पूछा था। ठीक है, और ये इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है कहाँ पे? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य के 20,084 स्कूलों के परिसर में जैविक तरीके से सब्जी व फल उगाया जाएगा, जिसे पोषण वाटिका कहा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि पोषण वाटिका का निर्माण जो है स्वास्थ्य, बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उद्देश्य हर व्यक्ति को 2.5 ग्राम हरी सब्जी उपलब्ध कराना है। इसके लिए हर स्कूल को 5,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बिहार के 4 जिलों में एशियाई जल पक्षी की सफलतापूर्वक जनगणना की गई है। कहां कहां पे? 4 जिला कौन कौन सा है? तो औरंगाबाद, नवादा, गया और आरा में। इसमें लगभग 200 प्रजातियों एवं 5,538 पक्षियों की पहचान की गई है। ठीक है, तो आपको दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बिहार के कितने जिलों में? तो 4 जिलों में। नाम याद रखना है, औरंगाबाद, नवादा, गया और आरा। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, ये हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख भवन, मूर्ति और म्यूजियम पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज है यह है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर के उद्घाटन को लेकर के। ठीक है, जो कि बिहार शरीफ राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया नई परिसर का। कहा जाता है कि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, उपस्थिति की बात करें तो कहा जाता है कि 17 देशों के राजदूत, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया एवं अन्य जो है लोग वहां पे शामिल थे। कहा जाता है इसकी संरचना जो है 221 की है और इसकी जो क्षेत्रफल है 400 एकड़ में ये फैला है। ठीक है, डिजाइन जो है इसका जो है बीबी दोषी के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता जो है वास्तुशिल्प कंसल्टेंट्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उस पर बात करें, कहा जाता है यह एक शुद्ध शून्य उत्सर्जन या नेट जीरो उत्सर्जन ग्रीन परिसर है, जो विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि परिसर में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का भी पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगा यहाँ पे, ठीक है, परिसर में। कहा जाता है विश्वविद्यालय की वापसी की वकालत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में किए थे और सिंगापुर सरकार एवं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन देशों के नेताओं ने भी किया था इसकी वापसी का वकालत, ठीक है। कहा जाता है कि भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और जिसने नए संस्थानों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया है। इसकी अगर थोड़ी सी बात कर लें हम यहीं पे, तो कहा जाता है 1 सितंबर 2014 को 15 छात्रों के साथ नए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। तो आपको ये ईयर आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विरासत स्थल कब घोषित किया गया, तो ये वर्ष 2016 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो है 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। इसे दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है, पहली रेजिडेंशियल आवासीय यूनिवर्सिटी जहां पे हॉस्टल फैसिलिटी जो है उपलब्ध थी और यहाँ मेडिसिन, लॉजिक, मैथ्स के अलावा बुद्धिस्ट पर भी स्टडी और रिसर्च की जाती थी। कहा जाता है यहाँ मुख्यतः पाली भाषा में अध्ययन किया जाता था। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया एवं अन्य एशियाई देशों के जो अल्पसंख्यक छात्र जो है अध्ययन हेतु आते थे यहाँ पे और यहाँ करीब 10,000 छात्र, 1500 से 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। 12वीं सदी तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ अध्ययन केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख किताबें रखी गई थी। यहाँ आने वाले प्रमुख जो विदेशी हैं उनकी अगर हम बात करें तो कहा जाता है हेनसंग और इति सिंह यहाँ आने वाले प्रमुख विदेशी थे। 1193 में कुतुबुद्दीन के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, आग लगा दिया, नष्ट कर दिया और ऐसा कहा जाता है कि इसका परिसर लगभग 3 महीने तक जलता रहा था, ठीक है। कहा जाता है कि इससे पूर्व 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनों ने और 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है क्या किया था, आक्रमण किया था। कहा जाता है कि दलाई लामा ने कहा हमारे संपूर्ण ज्ञान बुद्धिस्ट नॉलेज का स्रोत नालंदा ही है। किन्होंने कहा है, तो दलाई लामा ने, ठीक है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की बिहार यात्रा की यादों को एक जगह सहेजने के लिए पटना के गर्दनी बाग में 2 अक्टूबर 2024 को बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। 2 अक्टूबर 2024 को जो है पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है और यह 6 मंजिला इमारत है जहां बापू के जीवन से जुड़ी अहम बातों का अवलोकन कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे दिया गया है बापू टावर से रिलेटेड। कहा जाता है कि यहाँ पे जो है 7 एकड़ का यह भूखंड है, 2 भागों में। देखिए G+6 आयताकार भवन है, शंकुकार प्रदर्श भवन है। G+6 आयताकार भवन में बात करें तो कहा जाता है कि कुल ऊंचाई जो है 99.5 फीट की है। 3 प्रदर्श गैलरी है, प्रेक्षागृह है जिसकी क्षमता 160 है, अस्थायी प्रदर्शनी दीर्घा है, कार्यालय कक्ष है, प्रतीक्षालय है, म्यूजियम शॉप है, जलपान गृह है, 20 व्यक्तियों की क्षमता का जो है क्या है, पेनोरामिक लिफ्ट है और विशिष्ट अतिथि हॉल व लॉज है, स्मारक की दुकान भी है, ठीक है। और इसकी कुल लागत जो है दोस्तों ये है आपका 129.38 करोड़ रुपया, ठीक है। यहीं पे बात कर लें तो कहा जाता है कि 3 प्रदर्शन गैलरी है। प्रथम गैलरी जो है वो है गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से लंदन व दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीका प्रवास और भारत आगमन से जुड़ी कहानियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दूसरी गैलरी में अगर आप जाते हैं तो गांधी जी के रचनात्मक कार्य एवं स्वतंत्रता आंदोलन के उनके नेतृत्व की जो है गाथा वहां पे लिखी गई है। तीसरी गैलरी पे अगर हम विजिट करें तो कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 अप्रैल 2017 को हुए चंपारण शताब्दी समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की संकलित जानकारियां वहां पे दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय विमर्श, बापू आपके द्वार, हेरिटेज वॉक, मोहन से महात्मा, पोपेट शो, ठीक है। तो आपको याद रखना है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो बापू टावर है वो शंकुकार भवन का है। इसकी कुल ऊंचाई जो है दोस्तों
101.87 फीट है। बाहरी भाग पर तांबे के आवरण है। देखिए किसके आवरण है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तांबे के आवरण है, बाहरी जो फर्श है, बाहरी जो भाग है उस पे तांबे का आवरण है। और कहा जाता है कि इमर्सिव अनुभव आधारित 60 की क्षमता का ओरिएंटेशनल हॉल भी बनाया गया है और 5 तल्ले तक का प्रदर्श रैंप भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि जो गैलरी प्रदर्श है, ठीक है, इस पे बात करें तो रैंप 1 है वो गांधी का बिहार आगमन, चंपारण सत्याग्रह, बिहार में सामाजिक विकास के कार्य हेतु इसको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे रैंप 2 जो है कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध और उसका भारत पर प्रभाव, भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें बिहार की भागीदारी पर जो है प्रदर्शन किया गया है। और रैंप 3 जो है कहा जाता है गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, 1946 का चुनाव एवं अंतरिम सरकार, कलकत्ता दंगा, गांधी जी का नवा खाल यात्रा, बिहार में गांधी जी द्वारा किए गए कार्य को जो है यहाँ पे क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। रैंप 4 की बात करें मित्रों तो कहा जाता है बिहार में गांधी जी प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन के साथ गांधी जी की मुलाकात, गांधी जी की कश्मीरी यात्रा और देश में विभाजन हेतु बातचीत को जो है क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और रैंप 5 जो है कहा जाता है गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकॉन, गांधी जी के आदर्शों पर आधारित शपथ के प्रावधान आधारित प्रदर्शन किया गया है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है बापू टावर से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी भवन जो है शंकुआकार है, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि पूर्वी चंपारण के केसरिया में चकिया पथ पर स्थित कैथवलिया बहुवारा में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा दोस्तों। इसे महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यह लगभग 270 फीट ऊंचा और 120 एकड़ क्षेत्र में फैला यह विशाल रामायण मंदिर होगा और इसे सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस कंपनी का नाम आपको याद रखना कि इसका जो है निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 अगस्त 2023 को पटना के कुम्हरार में देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 23 अगस्त 2023 को पटना के कुम्हरार में देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया। यहाँ लगभग 15 से 20 हजार विद्यार्थी एक साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। यह 6 एकड़ में फैला है एवं 261.11 करोड़ की लागत से यह बन करके तैयार हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य की पहली खेल अकादमी वह बिहार खेल विश्वविद्यालय का राजगीर में क्या किया, अनावरण किया है। इस परिसर में एक मुख्य क्रिकेट स्टेडियम है, इसके अलावा 8 छोटे छोटे स्टेडियम है। मुख्य स्टेडियम में 50,000 दर्शक बैठने की क्षमता रखी गई है और छोटे स्टेडियम में 10,000 दर्शक जो है इनकी बैठने की क्षमता रहेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बोधगया में, देखिए बोधगया में भारत की सबसे लंबी 100 फुट की शिल्पिंग बुद्ध की प्रतिमा जो है बनाई गई है। इसकी ऊंचाई जो है 30 फीट की है और लागत कितना है, 50 लाख रुपए की है। कहाँ पे, तो बोधगया में, याद रखना इस बात का भी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गया के बाद अब वैशाली में भी बुद्ध स्तूप बौद्ध मठ के रूप में जाना जाएगा और बिहार में यह दूसरा स्थान होगा जहां कई देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए श्रद्धा केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, गया के बाद अब वैशाली में। ठीक है, कहा जाता है पटना नगर निगम द्वारा, देखिए पटना नगर निगम द्वारा गंगा नदी के किनारे यानी कहाँ पे, दीघा से कलेक्ट्रेट घाट तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 मीटर लगभग 800 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम लगाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है वर्ष 1923 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना नगर निगम के चेयरमैन थे। इसी के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ऐसा निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बोधगया में, देखिए बोधगया में विश्व के 7 आश्चर्यों की रिप्लिका बनाया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, 7 आश्चर्यों की रिप्लिका जो है बनाया जाएगा कहाँ पे, बोधगया में। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सहरसा के पंचगछिया में कोसी के गांधी के रूप में पहचान रखने वाले स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और
उनके पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी को आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, कहा जाता है स्वर्गीय राम बहादुर सिंह कोसी सेवक दल का गठन किया था। इसके अलावा ये रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। इस तरीके से जो है हमारा दोस्तों जो काफी सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। जैसे मैं आपको बताऊं तो बिहार के प्रमुख भवन, मूर्ति म्यूजियम, ठीक है, इस पे हमने चर्चा कर लिया था। इसके अलावा बिहार के प्रमुख भौगोलिक एवं पर्यावरणीय घटनाक्रम पे हमने बात किया, और एक इंपॉर्टेंट जो है हमने जो है बात किया बिहार की प्रमुख वैज्ञानिक प्रगति की। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ ऑलरेडी जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, आपको वहां से मोटिवेशन मिलनी चाहिए। इस बार काफी सारी सीटें हैं, 2000 से ज्यादा सीटें हैं। ठीक है,